50 साल पहले देश ने ऐसा समय देखा जो इतिहास ही नहीं लोकतंत्र के काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया। 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल लागू किया गया। न बोलने की आजादी थी, न लिखने की स्वतंत्रता। नियम कानून सिर्फ सरकारी ऑफिसर ही लागू कर रहे थे। जेलों में राजनेताओं को ठूस दिया गया। लोकतंत्र का दम घुटने लगा और 5 दशक पहले की वो काली रात याद करके लोग आज भी सहम जाते हैं। तारीख 25 जून 1975। लोकतंत्र की वो काली रात। 21 महीने तक देश ने झेला दंश। 25 जून 1975 की रात भारत के लोकतंत्र पर एक साया छा गया। ये साया हमेशा के लिए लोकतंत्र पर एक काला धब्बा दे गया। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल की घोषणा हुई। ये वो रात थी जब आवाजें दबा दी गईं, अखबारों की स्याही सूख गई और लोकतंत्र की सांसें थम गईं। न बोलने की आजादी, न लिखने की आजादी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शब्द पूरे देश में कुछ ही पलों में गूंजने लगे। कहा गया, घबराने की बात नहीं है। लेकिन 50 साल पहले हुई ये घटना आज भी उन लोगों के दिलो दिमाग में घूमती है जिन्होंने इमरजेंसी का वो समय देखा है। आवाज उठाई और जेल गए। उस दौर को याद करते हुए बुजुर्ग सत्य प्रकाश अग्रवाल कहते हैं कि आज भी सारा मंजर उनकी आंखों के सामने तैर जाता है। इमरजेंसी सिर्फ काला अध्याय नहीं है, बल्कि वो उसे आतंकवाद की श्रेणी में रखते हैं। रात को दरवाजे तोड़ कर दिया, किसी को निकलने नहीं दिया, ले जा थाने में घुस दिया। कोई सुनवाई नहीं थी, ना कोई कानून था, ना कुछ था। जो हाथ आया उसको ले गए। उस टाइम पर तो इन्होंने ये कर रखा था कि कानून नाम कुछ नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, और लोगों को ले आके बंदा करना है। बहुत सारी बातें हैं। जिस टाइम एमरजेंसी लगी उससे अगले दिन इन्होंने और आतंक मचाया। 21 महीने तक देश ने अंधेरा झेला। लाखों लोगों को जेल में डाला गया, प्रेस की आजादी छीन ली गई और नागरिक अधिकारों का हनन हुआ। इक्कीस मार्च 1977 को जब इमरजेंसी हटी, तब लोकतंत्र ने फिर से सांस ली। लेकिन ये अध्याय आज भी हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र की रक्षा केवल संविधान से नहीं, बल्कि जनता की जागरूकता से होती है। उस दौर में इतनी प्रताड़ना लोगों को झेलनी पड़ी कि अंगुलियों से खून तक निकाल लिए जाते थे। लोगों को जेल में भूसे की तरह भर दिया जाता था। उस दौर को याद कर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इंदिरा गांधी के बारे में क्या, पूरे कांग्रेस के बारे में लिखते थे। लोग क्या करते थे, बड़ा उत्पाद मचा गया। हम तो उसको आतंकवाद कहते हैं, ये नहीं है, आतंकवाद था उस टाइम। तो उस टाइम पे ये थाना दिल्ली गेट लगता था, उसके अंदर हमने चारों को वहाँ दिया। उसके बाद वो जेल गया। तो ये तो पैसा बना के दिया था। उसके बाद ये देखो, कानून वो जो था, जो आज कानून की बात कर रहे हैं, वो बहुत खराब था। उस टाइम कोई किसी की रखवाली करने वाला कोई नहीं था। 26 जून 1975 को इलाहाबाद जिला कोर्ट के अधिवक्ता नरेंद्र देव पांडे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और समाजवादी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र को गिरफ्तार किया गया था। तीनों नेताओं को नैनी सेंट्रल जेल में रखा गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने राजनारायण की याचिका पर 12 जून 1975 को 10:10 पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें रायबरेली संसदीय सीट से इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध करार देते हुए उनके 6 साल तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी गई। एक दूसरा घटनाक्रम भी एकाएक बड़ा रूप लेने लगा था, और ये था बिहार में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जयप्रकाश नारायण का आंदोलन। इस आंदोलन के चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार पर गिरने का खतरा मंडराने लगा, और इसके बाद इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद देश में इमरजेंसी लागू कर दी।
लोगों के सभी मौलिक अधिकार खत्म हो गए। इमरजेंसी का विरोध करने वालों का उत्पीड़न किया गया। लोगों को अदालत में याचिकाएं दाखिल करने की भी छूट नहीं थी। उस दौर में बीबीसी लंदन का समाचार भी लोग घरों में दरवाजे बंद करके सुनते थे। आकाशवाणी से जो समाचार सुनाई देता था वो पूरी तरह से फिल्टर किया हुआ होता था। 12 जून के बाद जब श्रीमती गांधी लोकसभा सदस्यता से निरस्त कर दी गई तो कांग्रेस के लोगों ने सोचा कि अब इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगी, प्रधानमंत्री दूसरे को बनाना पड़ेगा। इस पर इनके पुत्र संजय गांधी और उस समय तत्कालीन बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय और विद्याचरण शुक्ला, इन लोगों ने योजना बनाई कि इंदिरा गांधी को ही प्रधानमंत्री रखा जाएगा और इसके लिए इंटरनल इमरजेंसी लगाई जाए। और इसी बीच में 25 जून को लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी रैली की, अद्भुत रैली थी, ऐसी रैली कभी हुई नहीं थी। इमरजेंसी के दौरान इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र पढ़कर निकल जाते थे, किसी तरह विरोध प्रदर्शन नहीं होता था। इलाहाबाद को बाबुओं का शहर कहा जाता है, लेकिन यहाँ आने वाले अफसर और बाबू अपने दफ्तर में काम करते थे और काम करने के बाद सीधे अपने घर चले जाते थे। सड़क पर पुलिस का पहरा रहता था। अखबार के दफ्तर में मजिस्ट्रेट बैठता था और समाचार छपने से पहले उसकी अनुमति जरूरी थी। अखबार पूरा आकाशवाणी नियंत्रण में था। जो अखबार यहाँ छपते थे, पत्रिका या भारत अखबार और जागरण अखबार छपते थे, वहाँ पर एक एसडीएम डिप्टी कलेक्टर बैठता था। पहले वो समाचार को देखता था, जब वो अनुमति देता था तभी वो समाचार छपता था। बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के कोई समाचार नहीं छपता। अब व्यक्ति की आज़ादी सस्पेंड थी और किसी को भी लिखने, बोलने या कुछ कहने की आज़ादी नहीं थी। प्रेस पर सेंसरशिप लगा हुआ था। आपातकाल के दौरान पूरा देश मानो जेल बन गया था। न बोलने की आजादी, न लिखने की छूट, हर जगह सेंसरशिप। अब 50 साल पूरे होने पर हर कोई उस मंजर को याद कर सिहर उठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इक्कीस महीने तक लोगों ने तानाशाही का दंश झेला, लेकिन 1977 में चुनाव हुए तो कांग्रेस का सफाया हो गया। जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। लोग ये समझ चुके थे कि अदालत से अयोग्य करार दिए जाने के बाद इंदिरा गांधी ने कुर्सी पर बने रहने के लिए इमरजेंसी लगाई है और फिर नतीजे भी चौंका देने वाले आए। देखिए। आपातकाल और उस अवधि में हुए दमन, उत्पीड़न और असहमति के स्वर और शब्दों को दबाने की हर तरह की रणनीति अपनाई गई। आपातकाल एक खास तरह की राजनीतिक संस्कृति और प्रवृत्ति का परिचायक था, जिसे लागू तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था, लेकिन बाद के दिनों, वर्षों में और आज भी वो एकाधिकारवादी प्रवृत्ति कई राजनीतिक दलों और नेताओं में देखने को मिली। इमरजेंसी के दौर को करीब से देखने वाले मीसा बंदी उस दंश को बारीकी से बयां करते हैं। इंदिरा गांधी के समय में जो भी आंदोलन होता था उसमें गिरफ्तारी हो जाती थी, पकड़े जाते थे, मारे जाते थे, पीटे जाते थे, हाथ पैर तोड़े जाते थे, घरों की कुर्की होती थी। मेरे घर की कुर्की हुई है आजमगढ़ में। मैंने आंदोलन किया था इलाहाबाद। अपनी सुरक्षा के लिए, अपने को पद पर बनाए रखने के लिए ये इनके प्रकार है कि हम संविधान से ऊपर हैं, सबसे ऊपर हैं, हम हैं तो देश है, हम नहीं है तो देश नहीं है। तो इस भावना से उन्होंने आपातकाल की घोषणा की और नियम है संविधान में कि आपातकाल की घोषणा करने का प्रस्ताव कैबिनेट से पास होगा तब राष्ट्रपति के पास जाएगा। लेकिन इंदिरा गांधी ने प्रस्ताव भेज दिया, राष्ट्रपति का मुहर लगा के तब कैबिनेट से अप्रूवल कराया। आपातकाल के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को जेलों में ठूस दिया गया। न मानवाधिकारों का ध्यान रखा गया, न जेल मैनुअल और कोई नियम कायदे थे। इमरजेंसी के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था।
इसके बाद 18 जनवरी 1977 को इंदिरा गांधी ने चुनाव कराने का ऐलान किया। मार्च 1977 में चुनाव हुए। कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले और मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने। 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी को आधिकारिक रूप से हटा दिया गया। आपातकाल खत्म होने के बाद देश में फिर से लोकतंत्र बहाल हुआ। मीडिया पर लगाई गई पाबंदी भी हटा दी गई। बड़ी संख्या में राजनेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। नई सरकार ने संविधान में 44वां संशोधन किया। इमरजेंसी लगाने के नियमों को और सख्त बनाया गया, जिससे भविष्य में कोई भी सरकार आसानी से इमरजेंसी न लगा सके। इमरजेंसी की वजह से कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता बहुत कम हो गई, क्योंकि लोगों में कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा था। बहुत सारे लोग संविधान की दुहाई देते हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं, आप किस पार्टी से आते हो? किस अधिकार से संविधान की बात करते हो? सुबह सुबह 8 बजे ऑल इंडिया रेडियो से प्रधानमंत्री जी की आवाज आई, इंदिरा गांधी की आवाज आई, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, क्या इसके लिए संसद की सहमति ली गई थी? क्या मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई थी? क्या देशवासियों को, विपक्ष को भरोसे में लिया गया था? और लोकतंत्र की बात करने वाले लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, आप वही पार्टी और वही पार्टी से जुड़े हुए लोग हो जिन्होंने लोकतंत्र के रक्षक की भूमिका से लोकतंत्र के भक्षक का काम किया था। इमरजेंसी का असर भी रहा कि हिमालय से लेकर के और विंध्याचल के बीच में कांग्रेस पार्टी को 77 के चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली। हिमालय से विंध्याचल के बीच में नॉट इवन सिंगल सीट वाज ओन बाय कांग्रेस पार्टी। जनता पार्टी सारी सीटें जीती थी, एक सीट छोड़ करके जम्मू की सीट, लेकिन जम्मू की सीट पर भी निर्दल उम्मीदवार जीता था। 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी का अंत हुआ और भारतीय लोकतंत्र को एक नई दिशा मिली। इस घटनाक्रम ने साबित कर दिया कि भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करना आसान नहीं है। जनता की ताकत हमेशा सबसे ऊपर होती है। इमरजेंसी के दौरान जो कुछ भी हुआ वो भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय है, लेकिन इसने हमें ये सिखाया कि हमें अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए और लोकतंत्र को मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।